हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत स्वीडन देश से होती है, जहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन में हम एड नाम के एक औरत को देखते हैं जो कि वंजा नाम के अपने बेटी के साथ कहीं जा रही होती है। लेकिन तभी गाड़ी के रेडियो पर एक खबर आती है कि पूरे देश में सिविल वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। और तभी वहाँ पे दो लोग हथियार के साथ आते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं, जो फिर वंजा को अपने साथ लेके जाते हैं। सीन अब कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एड अब एक सिपाही बन गई थी, जिसे लेने लेफ्टिनेंट नाइल्यून आए थे। एड एक ट्रेन से उतरती है और नाइल्यून के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, मगर नाइल्यून बेस पर जाने के बजाय एड को एक ऐसी जगह लेके आता है जहाँ पे काफी सारे रिफ्यूजी होते हैं। नाइल्यून फिर वहाँ से कहीं चला जाता है, पर तभी एड पर रिफ्यूजी हमला कर देते हैं, जिन्हें एड गोली मार देती है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल बेस तक पहुँच जाती है। वही बेस में एड की मुलाकात ग्रैनविक, मैलिक और कारिमी से होती है, जो कि F-28 यूनिट के सिपाही होते हैं। लेकिन इस यूनिट पर एक दिन पहले ही हमला हुआ रहता है और अब सिर्फ कारिमी ही जिंदा बच गया रहता है। तभी वहाँ पर कैप्टन फोर्सबर्ग आती है और उन चारों को कर्नल रैड के पास लेके जाती है, जहाँ पे कर्नल रैड उन लोगों से कहते हैं स्टॉकहोम के कई सारे आइलैंड के यहाँ पे ठंड की वजह से जम चुके हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ या शिप नहीं जा सकती, मगर उस बर्फ पर स्केट करके चला जा सकता है और इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। कर्नल रैड आगे कहते हैं कि हमारे पास इस जंग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम सबको 2 कैप्सूल देंगे और वो लेकर तुम्हें उसी बर्फ के रास्ते जाना होगा। वहाँ से तुम टेसिनॉय नाम के दूसरे शहर में पहुँचोगे, जहाँ पे एक रिसर्च फैसिलिटी होगी। वहाँ पे वो 2 कैप्सूल लेके जाने हैं और तुम्हारे इस मिशन का नाम ब्लैक क्रैब होगा। लेकिन तभी केट कहती है इतने दूर स्केट करके जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरा बर्फ जम चुका था और ये किसी सुसाइड मिशन की तरह ही है। जिसे सुन कर्नल रैड एड को छोड़कर बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद कर्नल रैड एड को उसकी बेटी वंजा की एक फोटो दिखाते और कहते हैं हमें ये फोटो एक रिफ्यूजी कैंप में दिखी थी। ये पता चलने के बाद तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसे हम ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें इस मिशन पे जाना होगा। अब अपनी बेटी अब ये जानने के बाद एड के अंदर वंजा को ढूंढने की उम्मीद जाग उठती है। अब ये फोटो देखने के बाद वंजा बहुत ही इमोशनल होती है और अपने बेटी को ढूंढना चाहती थी, इसीलिए वो इस मिशन पे जाने के लिए मान जाती है। अब इन चारों के पास कैप्टन फोर्सबर्ग आके उन्हें मिशन के लिए जरूरी सामान देती है और जाने से पहले कहती है तुम सभी को सुबह होने से पहले ही बेस से निकलना होगा। लेकिन जब सभी लोग रात में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी दुश्मन आर्मी इनके ऊपर हमला कर देती है और जान बचाने के लिए ये सभी लोगों को बेस से निकलना पड़ता है और किसी तरह वो लोग दुश्मन सेना की गोलियों से बचते हुए बेस से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे उन्हें कर्नल रैड मिलते हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट नाइल्यून भी होता है, जो कि इस मिशन पर एड के साथ जाने वाला था। कर्नल रैड उन दोनों को कैप्सूल देते और कहते हैं कि तुम्हें इन्हें रिसर्च फैसिलिटी तक लेकर जाना है और कुछ भी हो जाए तुम्हें इन्हें दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देना है। वही कैप्टन फोर्सबर्ग को इस मिशन का कमांडर बनाया जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब वही पूरी रात स्केट करने के बाद सुबह ये लोग एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं कि तभी एक जगह की बर्फ टूट जाती है और कैप्टन फोर्सबर्ग नीचे पानी में गिर जाती है। पर क्योंकि कैप्सूल कैप्टन के पास थी, एड भी पानी में कूद जाती है और कैप्टन के पास से दोनों भी कैप्सूल लेकर पानी से बाहर आ जाती है। वही पानी में गिरने से ये लोग कैप्टन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी में गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन किसी भी सोल्जर से ज्यादा इन्हें मिशन पूरा करना जरूरी था और वो लोग आगे बढ़ते हैं। वही पानी में कूदने के कारण एड की हालत खराब हो जाती है और इसीलिए बाकी का ग्रुप एड को एक घर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे वो लोग आग जलाते हैं, जिससे एड को ठंड से राहत मिलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लेफ्टिनेंट एड के साथ बहस करने लगते हैं कि तुम कैप्टन को बचा सकती थी, लेकिन तुम सिर्फ कैप्सूल लेके आई। लेकिन तभी एड कहती है मेरे लिए मिशन इम्पोर्टेंट है और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाई। इनकी बहस काफी देर तक चलती है, लेकिन एड को उसके ऊपर शक आने लगता है, क्योंकि दरअसल लेफ्टिनेंट आइलैंड के बजाय एक दूसरा आदमी आने वाला था, लेकिन अचानक से वो आदमी गायब हो गया, जिसके कारण लेफ्टिनेंट को यहाँ पे आना पड़ा और अभी वो कैप्सूल के बारे में सोच भी नहीं रहा था। अब इनके बहस को इनका ही एक सोल्जर मलिक आके रोकता है। अब ये लोग लेफ्टिनेंट आइलैंड को ही अपना नया कमांडर बना देते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए ये लोग सो जाते हैं। थोड़े समय के बाद एड को कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। वो बाहर आके देखती है, तब करीम ही एक रेडियो पर किसी से बात कर रहा था और तभी एड की नजर दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर जाती है, जो कि इन्हीं की तरफ आ रहा था। एड सभी को जगाती है और ये लोग छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस घर पर बॉम्ब गिराकर तबाह कर देता है, लेकिन ये सब लोग बच गए थे। अब सब कुछ शांत होने के बाद एड को कारिमी पर शक आता है, क्योंकि वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन वो बताता है कि वो दरअसल अपने गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश
कर रहा था, जो कि F-28 यूनिट में रेडियो ऑपरेटर है। वो देखना चाहता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी को भी उसके बात पर यकीन नहीं होता। मगर वो लोग उसे वहाँ पे मारते नहीं है, लेकिन ये फैसला करते हैं कि कारिमी को उनके साथ ही ये लोग लेके जाएंगे, लेकिन बिना किसी हथियार के। वही उन्हें अब चलते हुए रात हो जाती है और एक जगह आकर उन्हें बर्फ के नीचे काफी सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिन्हें देख वे लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर इन लोगों को देख लेता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, जिसके कारण गोलियों से बच जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक जगह आकर छुप जाते हैं और हेलीकॉप्टर इन्हें ढूंढ नहीं पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। वही सब लोग ये फैसला करते हैं कि ये लोग जमीन के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, जहाँ रास्ते में इन्हें एक घर में एक कपल मिलता है। वो कपल इन्हें रहने के लिए जगह देता है। वही जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी एड से कुछ चीज नीचे गिर जाती है। एड उसे लेने नीचे झुकती है और वो देखती है कि उस बुजुर्ग आदमी ने टेबल के नीचे पिस्तौल छुपा कर रखी है और तभी वो बुजुर्ग आदमी उस पिस्तौल से गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मालिक और लेफ्टिनेंट नाइलैंड भी उन कपल पर गोलियां चला देते हैं और उन्हें मार देते हैं। मगर इसमें से एक गोली जाकर कारिमी को लगती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी कारिमी के रेडियो पर उसी के गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे देख इन लोगों को पता चल जाता है कि कारिमी दरअसल सच कह रहा था। अब कारिमी को श्रद्धांजलि देने के बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इन्हें एक जगह पे रुकना पड़ता है क्योंकि एक गोली मालिक को भी लगी होती है। लेफ्टिनेंट नाइलैंड मालिक को मॉर्फिन देने की कोशिश करता है ताकि उसका दर्द कम हो, पर मालिक मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इनकी बाद में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं नहीं लेना चाहता। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे एक जगह पे इन्हें एक शिप दिखाई देती है। सभी शिप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे एड कहती है कि हमें रिसर्च फैसिलिटी में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लेकिन तभी हम मालिक को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसे साथ लेके जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन ग्रैनिक को ये बात पसंद नहीं आती और वो एक कैप्सूल की बोतल को खोल देता है जिसमें एक वायरस रखा होता है। तभी वहाँ पे मलिक आता है और कहता है कि ये कैप्सूल सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म कर देगी। इसके बाद सभी अलग अलग जगह जाकर शिप में देखने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ काम की चीज मिल सके। जहाँ पे एड जब शिप के बाहर आती है, उसे दूर एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है, लेकिन तभी उसे गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है जो कि मालिक ने खुद पर चलाई थी क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। तभी एड कहती है कि मैंने दूर पे एक जगह पे रोशनी देखी है जो कि शायद दुश्मन हो सकते हैं और अगर उन लोगों ने भी गोली की आवाज सुनी है तो वो लोग यहाँ आकर हमें मार देंगे। जिसके बाद एड अकेले ही वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एड देखती है कि बर्फ की जो बहुत ही मोटी परत थी वो खत्म हो चुकी है और आगे की बर्फ की परत बहुत ही कम थी। अब यहाँ पे एड जोखिम लेते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है, पर तभी बर्फ टूटने लगती है और एड देखते ही देखते पानी में डूबने वाली होती है कि तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट नाइलून और ग्रैनविक आ जाते हैं जो एड की तरफ एक रस्सी फेंकते हैं और उसकी जान बचाते हैं। जिसके बाद ये तीनों अपने आप को एक रस्सी से बांध लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन पर कोई गोली चलाने लगता है, लेकिन ग्रैनविक दुश्मनों को देख लेता है और अपने स्नाइपर से उन पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। सभी फिर आर्मी के कैंप पे चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें 2 और सैनिक दिखाई देते हैं जो ठंड की वजह से मारे गए थे। सभी रात में वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। इसी बीच में ग्रैविक कहता है कि एक बार मुझे और मेरे बचपन के दोस्त को दुश्मनों ने पकड़ लिया था और उन्होंने हमसे हमारी कब्र खुदवाई थी, जिसके बाद सभी को गोली मार दी थी, लेकिन मैं बच गया था। जिसके बाद मैंने आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। अब इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं एड के सपने में उसकी बेटी वंजा आती है और तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और एड को पता चलता है कि लेफ्टिनेंट नाइली उन कैप्सूल लेकर भाग गया है। कि तभी एड और ग्रैनविक पर दुश्मनों का हमला होता है, जिसमें से एक गोली एड को लग जाती है और ग्रैनविक की वहीं पे मौत हो जाती है। मगर एड किसी तरह सभी सैनिकों को मार देती है और कैसे तैसे वो आगे बढ़ने लगती है। उसे थोड़ी देर चलने के बाद लेफ्टिनेंट नाइलिन आगे जाते हुए दिखाई देता है। एड नाइलिन पर गोली चलाती है और उससे कैप्सूल ले लेती है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट नाइलिन एड से कैप्सूल को खत्म करने के लिए कहता है, पर एड वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद एड को मालिक और कैप्टन के विजन्स आने लगते हैं। तभी वहाँ पर घोड़ों पर कुछ सिपाही आते हैं जो कि दरअसल रिसर्च फैसिलिटी से ही आए होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़े समय के बाद जब एड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी रिसर्च फैसिलिटी में देखती है और इतने सफर के कारण वो बहुत ही जख्मी हुई थी। एड को फिर बेस कमांडर नॉर्थ के पास लेके जाया जाता है और उसका मिशन पूरा करने के लिए उसे
मेडल्स मिलते हैं और उसके साथ ही उसे सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। एड फिर अपनी बेटी वंजा के बारे में पूछती है और यहाँ पे नॉर्दर्न खुलासा करती है कि दरअसल हमने वंजा के बारे में झूठ कहा था ताकि तुम इस मिशन के लिए मान जाओ। लेकिन एड जब ये सुनती है तब वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो नॉर्थ पर हमला कर देती है, लेकिन तभी लेफ्टिनेंट नाइलिन आकर उसे रोकते हैं। एड फिर नाइलिन के पास जाती है और कहती है कि अगर वंजा जिंदा है तो मैं उसकी जान बचाने के लिए वायरस को फैलाने से रोकना चाहती हूँ। यहाँ पे लेफ्टिनेंट नाइलिन भी एड की मदद करने के लिए मान जाते हैं। वो दोनों फिर लैब में जाते हैं जहाँ पे वायरस रखा होता है। एड वायरस को लेके आती है और उसे बॉम्ब से तबाह करने वाली होती है कि तभी एक साइंटिस्ट उसे रोकता है और कहता है ऐसा करने से ये पूरा वायरस लैब में ही फैल जाएगा। अब नाइलिन फिर इमरजेंसी अलार्म बजाता है, जिसके बाद वो दोनों हैजमेट सूट पहनकर बाहर आते हैं। वही एड के स्टिचेस भी खुल गए होते हैं और वो अब और चल नहीं पा रही थी, इसलिए एड लेफ्टिनेंट नाइलिन को अकेले ही हेलीकॉप्टर में जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट नॉर्थ आ जाती है, लेकिन एड ने वायरस को एक बॉम्ब के साथ हाथ में बांध रखा होता है। एड फिर बेस से नीचे कूद जाती है और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है ताकि वायरस खत्म हो जाए। अब वो वायरस को तो खत्म करती है लेकिन एड की भी मौत हो जाती है। इसके बाद एड का शरीर समुद्र में जाकर गिरता है, लेकिन तभी थोड़ी दूर पे हम वंजा को देखते हैं, उसकी बेटी को जो ऑलरेडी मर चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मूवी में लेफ्टिनेंट नाइलिन को ब्लैक क्रैब मिशन के बारे में पता था कि ये वायरस रिलीज का मिशन है और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए इस मिशन पे काफी मिस्टीरियस तरीके से शामिल हुए थे और इसीलिए अंत में वो एड की मदद करने के लिए मान जाते हैं। बाय बाय।